नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी। ये जो हिंदी है, आखिर हमारे लिए हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए? तो हिंदी हमारे लिए हर उस एग्ज़ाम के लिए पढ़नी चाहिए, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। और हिंदी वैसे भी हम हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हैं, इस भाषा से हमें प्रेम बहुत है और ये ना बोलते हुए भी हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है पिछड़े लोगों की भाषा है, बल्कि ये एक बहुत ही सैद्धांतिक और वैज्ञानिक भाषा है, अगर इसके लिए बहुत अच्छे से समझा जाए तो। ये बातें तो सभी होती रहेगी। इससे पहले की बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी सरकारी परीक्षा है, तो उसके लिए हिंदी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को परखने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, एक पैमाना की ज़रूरत होती है। संविधान की बात करें, सम, धन, विधान से संविधान शब्द बना है। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए समान विधान। ऐसे ही हिंदी में जो पैमाना है, जो संविधान है, एक भाषा है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, चाहे वो अमेरिका को हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, कहीं का भी व्यक्ति है, तो एक जो संविधान है हमारा, जो भाषा को परखता है, जो हिंदी भाषा को परखता है, जो उस पे खरा उतरता है, जो पैमाना है, उसके लिए हम कहते हैं व्याकरण, या अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को ये गलत है या सही है, इस चीज़ की जानकारी के लिए जो पैमाना बना है, उसके लिए हम कहते हैं व्याकरण। इंग्लिश में इसके लिए ग्रामर कहते हैं और अन्य अन्य भाषाओं में इसके अन्य अन्य नाम है। चूँकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है वह भाषा जिसको जानने की हमें आवश्यकता होती है और जो किसी भी कालखंड या देश में हो, उसके वो पैरामीटर समान रहें, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो इन सभी सिलसिलाओं को, इन सभी बातों को देखते हुए आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी प्रारंभ कर रहे हैं। इनमें आज हम बहुत छोटी-छोटी सी बातें समझेंगे, बहुत छोटी-छोटी सी जो बिंदु होते हैं उनको समझेंगे। फिर इससे आगे ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल, पुलिस, बैंक इत्यादि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उनमें आपकी पूर्ण रूप से ये जो हिंदी आती है, तो जो हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है, हिंदी व्याकरण का जो भाग है, उसके लिए हम आपसे रूबरू कराते हैं और निश्चित ही आपको ये हिंदी समझ में आएगी। इस बात की हम गारंटी तो नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रयास पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी, इसे चाहे ऐसे लिख दो या इसे ऐसे लिख दो। ये दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है। कुछ विद्वान भिड़ जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो जब व्याकरण में हम संधि विच्छेद करेंगे, तब इसकी जो है हिस्ट्री बताएँगे। तो अभी इसको समझने की दृष्टि से आप दोनों इसे समझ लो कि ये भी सही है और ये भी सही है। क्योंकि अगर इसी शब्द पे लग गए तो फिर टाइम इसी पे व्यतीत हो जाएगा। ये जो संधि वाला प्रकरण चलेगा तब इसके लिए हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो हिंदी शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? तो पॉइंट बनाकर हम लिखेंगे कि जो हिंदी है, इस तरीक़ा से ऐसे लिख लो कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द है। ये नुक्ता लगता है, फ़ारसी भाषा का शब्द है। फिर ये जो दूसरा पॉइंट आता है कि हिंदी कितने प्रतिशत लोग विश्व में बोलते हैं और कितने प्रतिशत लोग भारत में बोलते हैं। तो इसको अगर हम समझे, तो ये जो हिंदी है वो भारत में 42% और विश्व में लगभग 80 लाख
लोग हिंदी बोलते हैं। हमारी जो राइटिंग है, जो हमारी लिखने का तरीका है, वो बहुत ही अजब है। तो जो शब्द समझ में ना आए तो बता देना। फिर अगर हम बात करें कि जो हिंदी है तो वो संबंधित है वो कौन सी बोली है, तो हिंदी बोली का संबंध किससे है, तो वो है खड़ी बोली से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हिंदी भाषा में कितने जो है सुधार हो चुके हैं और हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में कब लागू किया गया। तो इसका जो पॉइंट बनता है वो बनता है हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो प्रथम ग्रंथ हिंदी भाषा का है तो वो है शावकाचार्य। शावकाचार्य। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हिंदी भाषा का जो संक्षिप्त इतिहास है वो क्या है। तो इसे भी हम जरा समझेंगे और इसमें एक चीज और छूट रही है, ये भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 343 से 354 में इसका उल्लेख है। ये हिंदी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल या इसे अनुच्छेद कहते हैं 343 से और 354 में उल्लेख है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो यही है कि हिंदी भाषा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है। तो हिंदी भाषा जो शब्द है वो कौन सा है, फारसी भाषा का शब्द है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं। तो भारत में 42% लगभग हिंदी बोलते हैं। और यहीं पे अगर वो पूछ ले कि विश्व में कितने परसेंट या फीसदी हिंदी बोली जाती है, तो वो है, सॉरी, विश्व में कितने लोग, तो वो है 80 लाख। और अगर वो पूछ ले कि हिंदी बोली का जो संबंध है वो किस भाषा या बोली से है, तो वो है खड़ी बोली से। और हिंदी भाषा को सॉरी, राजभाषा का दर्जा कब मिला है। तो हिंदी भाषा को राजभाषा का जो दर्जा मिला है वो 14 सितंबर 1949 को मिला है। फिर अगर वो ऐसे पूछ ले कि प्रथम ग्रंथ हिंदी भाषा का कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वो है शावकाचार्य। और अगर वो पूछ ले कि हिंदी भाषा जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद या आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो वो अनुच्छेद 343 से 354। इससे आगे अगर हम बढ़े तो ये चीजें आप चाहें तो साथ साथ नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वरना हम आपके लिए इसका पीडीएफ उपस्थित करा देंगे टेलीग्राम पे। तो डी के करियर क्लासेस के जब आप अबाउट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा।
और वहीं से आप इसके लिए जब टच करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पे। तो वहां से इसके लिए हम जो लिखा हुआ है वो एज इट आपके लिए पीडीएफ के रूप में रोज के रोज का मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अगर अच्छा होगा कि आप याद ही करते चलें, तो जरा हिंदी भाषा के जो इतिहास है उस पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली ये चीज है, वो मैं अभी क्लियर कर दूं कि ये जो ईसवी है, तो एक तो ईसा से पूर्व और एक ईसा के बाद। तो जब ईसा के पूर्व चलेंगे तो समय और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ईसा के बाद जो चलता है वो सदी में गिना जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट क्राइस्ट, तो ऐसे इसके लिए चलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं वो है हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। तो ऐसे करके हेडिंग डालेंगे, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। इतिहास, इति माने ऐसा ही और हास माने हिरास से बना है हास। तो ऐसा ही व्यतीत हुआ है, ये इसका इतिहास का अर्थ हो जाता है। इति माने ऐसा ही, हास माने या घटित हुआ है या हिरास हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो हिंदी भाषा का जो इतिहास है इसे जरा हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्रियाकलाप चलता है वो इस तरीका से हम बना ले रहे हैं, ठीक है। ये नीचे की ओर चलेगा। तो सबसे पहले जो क्रियाकलाप चल रहा है वो चल रहा है 1500 ईसवी में। ईसा पूर्व का, सॉरी, 1500 जो ईसवी है ये ईसा पूर्व वाली ईसवी है। तो इसमें सबसे पहले आता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, तो जो वैदिक संस्कृत है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, तो इसमें आते हैं वेद। अब जो वेद है, तो वेद जो है, ये वेद शब्द कैसे बना है, या जो वैदिक है, तो जो वैदिक शब्द है, ये जो वैदिक है, तो वैद, ये जो वैदिक शब्द है ये कैसे बना, वेद धन इक से ये वैदिक बना। पहले इसी को समझ ले रहे हैं। तो ये वैदिक संस्कृत चल रही है। इसके अंतर्गत आती क्या क्या चीजें हैं, वो आती है हमारी संहिता, फिर आती है हमारी ब्राह्मण, और फिर आते हैं हमारे आरण्यक। आरण्यक और ये ऐसे लिखा जाएगा, आरण्यक। लीला है आरण्यक, ये जो ऐसे वाला है, सही से लिख दूं वरना क्या कर। आर ने, इसको एक तरीका लिखने का ऐसा भी है, या तो हम ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, जो आपको सही लगे वो लिख लो, आरण्य। फिर आते हैं उपनिषद, उपनि, फिर आते हैं हमारे पुराण। तो ये जो वैदिक संस्कृत है इसके अंतर्गत वो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती है संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद और पुराण। तो इसमें जो वैदिक शब्द है वो वेद धन इक से बना है, वैदिक। फिर वो ऐसे ही अगर आगे पूछ ले कि जो है
वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, और उसकी सन वो अगर आपसे कह दे कि 799 ईसा पूर्व में, तो जो 799 ईसा पूर्व है, 799 ईस्वी में, 799 से 5वीं ईस्वी में, 799 से 5वीं ईसा पूर्व क्या क्या चीजें आती, तो 799 से 5वीं जो ईसा पूर्व है उसमें क्या क्या चीजें आती है, तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ये जो लौकिक संस्कृत है इसमें ये कह रहा है कि जो 799 से 5वीं ईसा पूर्व में किसके अंतर्गत आती है, तो आती है ये लौकिक संस्कृत में। और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो वो आती है हमारी रामायण और महाभारत। ये जो लौकिक संस्कृत है उसके अंतर्गत आती है रामायण और महाभारत। इसकी जो सन चलेगी, ईस्वी चलेगी 799 से 5वीं ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण। फिर वो ऐसे ही अगर वो पूछ ले कि 499 से और पहली ईसा पूर्व में क्या क्या चीज आती है, तो इसके अंतर्गत जो आने वाली चीजें हैं वो क्या क्या चीजें होंगी, ये चीजें हमें थोड़ी समझ लेनी होंगी। तो इसके अंतर्गत जो आएगी, जो 5वीं ईसा पूर्व है, सॉरी, जो 499 ईसा पूर्व से और पहली ईसा पूर्व, तो इसमें जो है पाली आएगी। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर इसमें आएगी पाली। अब ये पाली है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगी, तो वो आएगी इसमें भगवान बुद्ध, और सम्राट अशोक, और इसमें आएगा जो इसने राजभाषा इसे बनाया, राजभाषाई, राजभाषा को इसने दर्जा दिया। फिर इसके बाद में आती है क्या बोलते हैं, पाली। अब ये जो पाली मामला है ये दो तरीका का है। एक तो ये जो पाली है ये स्थानवाचक है, और ये जो पाली है ये भाषावाचक है। इसमें जो है ये भाषावाचक है और ये जो है स्थानवाचक है, ये भाषावाचक है। तो इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अगर कहीं पर पाली ऐसा लिखा है तो स्थानवाचक की बात हो रही, और कहीं पर ऐसी लिखी है पाली तो ये भाषावाचक है। तो यहाँ पे ये सुधार कर लो, यहाँ पर ये चूंकि भाषा की बात हो रही है तो ये पाली कर लो। यहाँ ये भी यहाँ पर दो चीजें हैं, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा, तो ये समझने वाली बात है। अगर छोटी ई की पाई लगी है तो ये स्थानवाचक की बात कर रहा है, और बड़ी ई की पाई लगी है तो ये भाषावाचक की बात कर रहा है। और इसी के साथ साथ फिर जो चीज आती है वो आती है 5वीं ईसा पूर्व। तो 5वीं जो ईसा पूर्व है इसके अंतर्गत जो आने वाली भाषा है वो है प्राकृत। अब ये जो प्राकृत है तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, इसके अंतर्गत आने वाली है वो है जैन धर्म,
अब ये जो जैन शब्द है ये कैसे करके बना है, तो इसमें जो जिन और आग के आगम से ये जो शब्द बना है वो है जैन। और इसका जो अर्थ होता है जैन का, वो होता है जिन, ये समझने वाली चीज है, और इंद्रिय, अर्थात हम कह सकते हैं जितेंद्रिय। यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे जितेंद्रिय। तो यहाँ पर हम 5वीं ईस्वी पूर्व तक आ गए हैं। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इससे आगे की चलते हैं। तो हिंदी भाषा के संक्षिप्त इतिहास की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 15वीं जो ईसा पूर्व है वो है वैदिक संस्कृत। वेद धन इक से वैदिक शब्द बनता है। वैदिक शब्द बनता है, ना कि वैदिक संस्कृत बनता है। वैदिक शब्द बनता है वेद धन इक से। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, वो आती है संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद और पुराण। बात करें 799 से 5वीं ईसा पूर्व, तो ये लौकिक संस्कृत आती है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, रामायण और महाभारत। बात करें 499 से पहली ईसवी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, तो इसके अंतर्गत आती है पाली भाषा। पाली भाषा ये भगवान बुद्ध के जमाने की है और सम्राट अशोक ने इसे राजभाषाई का दर्जा दिया, किसे, पाली को। पाली, ये जो पाली है, ये पाली का अर्थ होता है भाषावाचक, और इस पाली का अर्थ होता है स्थानवाचक। ये समझने वाली चीज है। 5वीं ईसवी पूर्व में ये जो प्राकृत भाषा आई, तो इसमें जैन धर्म का जो है विकास हुआ। और जो जैन शब्द है वो जिन और आ के आगम से बना है जिन, और जिन धन इंद्रिय से बनता है जितेंद्रिय। और हम ये कहें कि जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो क्या कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम ये चीज आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। इससे आगे अगर हम चलें तो वो आती है हमारी फिर, ये जो 5वीं तक तो था, ये ईसा से पूर्व का काल था। अब ईसा से बाद का काल चल रहा है, क्योंकि 5वीं से बाद जो आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 5वीं जो है और 10वीं सदी में क्या चलता है ये समझेंगे। 5वीं और 10वीं जो सदी है, इसमें क्या चीज आती है, तो 5वीं 10वीं जो सदी है, इसमें अपभ्रंश भाषा आती है। अप और भ्रंश। तो अपभ्रंश में है जो बनती है वो 3 चीजें बनती हैं। वो क्या क्या बनती हैं, तो इसमें पहली चीज वो बनती है, वो है अपभ्रंश के अंतर्गत, इसे ऐसे अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है, तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला इसका जो भाग है वो है सौर सेनी। ये जो सौर सेनी है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, इसे भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है इसमें प्रारंभिक हिंदी, और दूसरा इसके अंतर्गत आता है, वो आता है राजस्थानी, और तीसरा इसके अंतर्गत आता है, वो आता है पहाड़ी हिंदी। ये 3 चीजों ऐसे ही इसके लिए डिवाइड किया गया। तो ये अपभ्रंश के अंतर्गत सौर सेनी बनी। सौर सेनी में प्रारंभिक हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। इसी अपभ्रंश से जो दूसरी चीज बनी है वो है मागधी। अब ये जो मागधी है, इससे जो भाषा बनी वो बनी बिहारी।
और फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं तो इसकी जो तीसरी चीज है वो बनती है अपभ्रंश के अंतर्गत अर्धमागधी। अर्ध जो मागधी है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो है इसमें फिर तीन ब्रांचेज बनी है पूर्वी हिंदी में। तो पहली बनी है इसमें अवधी, और दूसरी बनी है इसमें बघेली, और जो तीसरी इसमें बनी है वो बनी है छत्तीसगढ़ी। तो ये इस तरीका से चलती है। 5वीं और 10वीं सदी में अपभ्रंश बना। अपभ्रंश की तीन शाखाएं बनी। पहली है सौरसेनी, अपभ्रंश की है ये। दूसरी है मागधी, और तीसरी है अर्धमागधी। तो ये जो सौरसेनी है इसके अंतर्गत आती है प्रारंभिक हिंदी, या इसके लिए हम पश्चिमी हिंदी भी कह सकते हैं, बल्कि प्रारंभिक हिंदी कहें तो ज्यादा अच्छी है। और राजस्थानी और पहाड़ी। और ये जो मागधी है इसके अंतर्गत आती है बिहारी। और जो अर्धमागधी है इससे पूर्वी हिंदी बनी, और इसके अंतर्गत बना है अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये तीन चीजें इस तरीका से चलती हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश जो है कौन सी 5वीं और 10वीं सदी में, ये ईसा के बाद में। तो ये सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। सौरसेनी प्रारंभिक हिंदी राजस्थानी पहाड़ी आती है, और मागधी बिहारी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी बनी, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। ये तीन चीजें हो गई। और फिर हम आज अगर बात करें 2022 की, या 2000 कितनी चल रही है अभी, 2023 चल रही है। 2023 की अगर आज हम बात करें तो 2023 में जो चलता है वो हिंदी में आती हैं तीन चार चीजें। बल्कि इसके लिए पांच चीजें हम सही ढंग से करें तो ज्यादा अच्छा रहे। जो 2023 की हिंदी है उसमें, 2023 की जो हिंदी है वो ठीक ठीक बात करें तो इसमें आती हैं पांच चीजें। एक आता है तत्सम, और एक आता है तद्भव, और फिर इसके बाद में आता है देशज, विदेशज, और फिर आता है संकर। ये समझो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इन सबको मिला के क्या बनी हिंदी 2023 में। हिंदी को जो पंचमेल खिचड़ी कहा गया है वो कैसे कहा गया वो समझो। तत्सम एक, तद्भव दो, देशज तीन, विशेष विदेशज चार, और संकर पांच। इन कुल मिलाकर ये बन गई पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। लोग कहते हैं कि ना कैसी खिचड़ी पका रहे हो, या पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है हिंदी के लिए। तो उसका जो उत्तर है वो यही है कि जिसमें तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर, इन पांचों को मिलाकर जो बनने वाली हिंदी है उसके लिए हम पंचमेल खिचड़ी हिंदी कहते हैं। तत्सम को जरा समझो, फिर तद्भव को समझते हैं, देशज और विदेशज, संकर को समझते हैं। इन चीजों का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम आपके लिए टेलीग्राम पे दिला ही देंगे। जो हिंदी कैसे बनी ये समझो। यही वाली तो हिंदी है। ये जो बनी है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। देखो, तत् और सम से ये तत्सम बन गया, इसे समझो। तद धन भव से ये तद्भव बन गया। और देश
और जा से देशज बन गया, और विदेश धन जा से विदेश, और शंकर का शंकर ही रह देंगे। इसे सम तत् माने उसके और सम माने समान। जो उसके समान है वो क्या है? तत्सम। किसके? जो संस्कृत के समान है, जो शब्द हिंदी में संस्कृत के लिए गए हैं, जो शब्द संस्कृत के एज इट हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है? तत्सम। जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, ये क्या होगा? ये तत्सम है। तद्भव क्या है? जो संस्कृत से उत्पन्न किए गए हैं। भव माने होता है होना। जो संस्कृत से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत से बनाए गए हैं, तद्भव। तद माने उससे, और भव माने उत्पन्न या पैदा। तो जैसे सूर्य क्या क्या हो जाता है? सूरज। अग्नि क्या हो जाता है? आग। वायु क्या क्या हो जाता है? हवा। तो ये किससे लिए गए? ये तत्सम संस्कृत से बनाए गए हैं ये शब्द। सूर्य से सूरज हो जाता है, अग्नि से आग हो जाता है, वायु से हवा हो जाता है। तो ये क्या है? जो संस्कृत के एज इट शब्द हैं, ज्यों के त्यों उठा के प्रयोग हिंदी में कर दिए जाते हैं, तत्सम। संस्कृत के द्वारा जो शब्द बनाए जाते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव। देशज, जो देश में ही जन्मा हो, देश में जिसका जन्म हुआ हो। लोटा, जैसे शब्द है लोटा, ये देश में इसका जन्म हुआ है, ये विदेशी शब्द नहीं है। विदेशज, जिसका जन्म विदेश में हुआ है, जैसे गोडाउन होता है, गोडाउन, लिखते क्या है? गोदाम। गोडाउन होता है जो कहीं पर कोई चीज स्टोर है तो कहते नहीं गोदाम से उठा लाओ। जो पढ़े लिखे इंग्लिश वादी होते हैं कहते हैं गोदाम से हम उठवाएंगे या लेके आएंगे। तो ये क्या है? इसका जन्म तो विदेश में हुआ है गोडाउन, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो जो विदेश का जन्मा हुआ शब्द है उसके लिए हम क्या कहेंगे? विदेशज। संकर, रेलगाड़ी। इसमें दो शब्द हैं, रेल और गाड़ी, दोनों अलग अलग भाषा के प्रयोग किए गए हैं। इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम संकर शब्द कहेंगे। तो ये क्या है? समझ गए होंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इन सबको जब मिलाया जाता है तो क्या बनती है? हिंदी। तो हमने क्या पढ़ा? कुछ 3-4 इसके बिंदु पढ़े, और फिर हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो हमने देखा। और इसके बाद हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं आज 2023 की, उसको हमने समझा ये क्या क्या होती है। वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक है, पाली है, प्राकृत है, इन सभी को हमने समझा। फिर इसके बाद हमने ईसा मसीह के बाद, 20वीं सदी के बाद हमने जो चीजें समझी वो है अपभ्रंश आई। और फिर बाद में हमने हिंदी भाषा का जो कैसे करके ये जो हिंदी बनती है, इन चीजों को हमने समझा। अगर कोई चीज आपके ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए लिख दें आप, ताकि हम अगले लेक्चर में आपको स्पष्ट कर सकें। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।